नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1.3। सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एग्जांपल 1.3, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन half mv square is equal to mgh, where m is the mass of body, v its velocity, g is acceleration due to gravity, and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि हमारा जो भी ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको इस इक्वेशन के बारे में पता है नहीं पता है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया है हाफ एम वी स्क्वायर, जो कि इक्वेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का, और यहाँ पे दिया है एम जी एच, जो कि इक्वेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब हमको ये चेक करना है कि ये जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है? डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग बोलते हैं वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये इक्वल हो जाना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग का जो भी इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब चेक करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 1/2 mv स्क्वायर, इसका अगर हम लोग डायमेंशन निकालेंगे तो उसको हम लोग ऐसे कुछ लिखते हैं। तो 1/2 का डायमेंशन क्या होगा? वो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। फिर मास का होगा, फिर वेलोसिटी के स्क्वायर का, ठीक है। तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता। मास का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम लोग? कैपिटल एम। और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो लिखा हूँ ये वेलोसिटी का डायमेंशन है। वेलोसिटी हम लोग का क्या होता है? देखो, वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी। टी को अगर ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का डायमेंशन निकालने नहीं आता तो आप उसको फार्मूला में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फार्मूला में ब्रेक डाउन करने के बाद उसका डायमेंशन निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये एम, अब ये एल और यहाँ पे स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, और टी -1 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो -2। तो ये आ गया हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन। इसको आप याद भी रख सकते हैं, यह हमारा एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है। ओके, सो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट चेक करते हैं कि इधर पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2 आता है कि नहीं आता है। ये ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों एनर्जी का फार्मूला है तो दोनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए। ओके, सो राइट हैंड साइड इट इज mgh। m स्टैंड फॉर मास, तो मास का हमारा हो जाएगा m। g स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये क्या हमारा एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2। एच इज हाइट, हाइट मतलब लेंथ, तो हो जाएगा एल। अच्छा, एक्सेलरेशन का कैसे निकालेंगे? देखो, जी हमारा बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हम लोग को क्या होता है? इसको हम लिखते हैं लेंथ अपॉन, फिर इसको हम लोग सिंपल लिखते हैं वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक है। वेलोसिटी बटा टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का भी फार्मूला क्या निकाले थे? इसको मैं साइड लिख लेता हूँ ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग निकाले थे एल टी माइनस 1, और नीचे एक और टाइम है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का एल टी माइनस 2, ठीक। तो बस यहाँ पे लिख दिया। तो जब इसको प्रोडक्ट करते हैं तो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया है। ओके, सो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज अवर राइट हैंड साइड।
अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो गौर करने वाली चीज़ है कि यहाँ पर हमारा जो भी कांस्टेंट है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे 1/2 की जगह 5 लिखूँ या 6 लिखूँ या 8 लिखूँ या कोई भी नंबर लिखूँ जिसका डायमेंशन नहीं होता है, तो फिर उससे हमको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे हमको पता नहीं चलेगा कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये ओवरऑल करेक्ट है कि नहीं है। ओके, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि ये एक्चुअल में करेक्ट फार्मूला है कि नहीं, लेकिन हमको जैसे कि पता है कि ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है, तो हम ये एक्चुअल में ये करेक्ट फार्मूला है। ओके, अगर मैं यहीं पे यहाँ पे 2 लिख दूँ तब भी इसका हम लोग का डायमेंशन सेम आएगा, लेकिन क्या ये करेक्ट फार्मूला है? नहीं है। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 1.4। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मैं यहाँ पे हॉर करते रहता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आता है। देन दैट ऑफ स्पीड v, सो ओके, स्पीड का हम लोग को दिया गया है ऐसा फार्मूला, ऐसा दिया गया है मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सलरेशन का दिया गया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, which of the formula of kinetic energy given below can you rule out on the basis of dimensional argument? So m stand for mass of the body. Okay, तो यहाँ इन तीनों में जो m है वो सॉरी यहाँ पे कुछ टेक्निकल्स हो गया था। ओके, सो यहाँ तीनों में जो मास है वो m है वो मास के लिए स्टैंड कर रहा है, और यहाँ पे जो m है वो मीटर के लिए स्टैंड कर रहा है। दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, सो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमको ये पता लगाना है कि ये हमारे जो 4 या 5 जो इक्वेशन दिया गया है, ये पांचों में से कौन सा डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी दिया गया है। ठीक है, क्या होता है? जूल। और इसका अगर हम लोग ऐसा यूनिट kg मीटर वाले में लिखें तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा ml²t-2। ठीक है, m फॉर मास, l² फॉर मीटर स्क्वायर, t-2 फॉर सेकंड स्क्वायर, सेकंड माइनस 2। ओके, ये हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन में भी यही चीज़ किए थे। सो नेक्स्ट हम लोग को फर्स्ट जो k इक्वल टू दिया है m² v², इसका अगर हम लोग निकालना चाहेंगे डायमेंशनल फार्मूला तो ये हो जाएगा m² मीटर, सॉरी वेलोसिटी हो जाता है यहाँ पर, ये वेलोसिटी का क्यूब m² l क्यूब t-3। ठीक है, ये मैं कैसे किया? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? l और t-1। ठीक है, यहाँ पे क्यूब किए हैं तो दोनों साइड में क्यूब करनी है, तो ये हम लोग का आ गया फर्स्ट। बी, यहाँ पे दिया है k = 1/2 mv²। ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन में इसको सॉल्व किए थे, तो यहाँ पे इसका डायमेंशन आ जाएगा ml² t-2। नेक्स्ट सी में क्या है? k = ma, a स्टैंड फॉर एक्सलेशन। तो यहाँ से ये m एक्सलेशन क्या होता है? l/t-2, तो यहाँ से हो जाएगा ये ml/t-2। नेक्स्ट डी, k = 3/16 mv²। तो यहाँ से हो जाएगा 3/16 का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ml² t-2।
एंड नेक्स्ट लास्ट ई, के इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। तो यहाँ से जो हम लोग का है ये फर्स्ट पार्ट से हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, प्लस सेकेंड पार्ट से हो जाएगा जो हम लोग यहाँ से निकाले हैं एम एल टी माइनस टू। अब चूंकि ये दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है तो ये ऑब्वियस ये जो हमारा इक्वेशन है तो पहले से ही गलत है। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कौन कौन से हैं, तो अब जस्ट मैच करेंगे। एनर्जी का हम लोग का एम एल टी स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है, तो यहाँ से ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है और ये तो गलत ही है। ठीक है, अब जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में बता रहा था कि अगर हमारे पास कांस्टेंट चेंज होता है तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब यह नहीं है कि वो इक्वेशन एक्चुअल में करेक्ट होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन बी और इक्वेशन डी, ये दोनों ही इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हैं, इसके बाद भी दोनों एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन नहीं है। करेक्ट इक्वेशन ओनली और ओनली इक्वेशन बी है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन जो है अच्छे से क्रॉप नहीं हो पाया है, तो बाकी का आगे का क्वेश्चन मैं ऊपर पे लिख देता हूँ। ओके, द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल 5.1, कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम, consider a simple pendulum having a bob attached to a string। तो बाकी यहाँ से फिर ये कंटिन्यू हमारा क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन इज कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल पेंडुलम आप सभी ने देखे होंगे, तो कोई एक सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक रस्सी होता है और एक बॉब होता है। ठीक, अब यहाँ पे मानते हैं कि जो बॉब है इसका मास m है, इस स्ट्रिंग का लेंथ l है, जो कि हम लोग लेते हैं मास लेस स्ट्रिंग लेते हैं जब भी लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग का मास होता है वो बॉब के मास से बहुत छोटा होता है। अब ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ऑसिलेशन इसका हो रहा है ऐसे आगे पीछे। ओके, नेक्स्ट, सपोज दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। ओके, टाइम पीरियड को हम लोग कैपिटल टी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे बोला है कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हुए चलते हैं। ओके, अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करते हुए चलते हैं तो फिर इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड के लिए हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो टाइम पीरियड का यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला चाहिए। हमको क्या बोला गया है, जो हम लोग को मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और आने का चांस भी होता है, तो उसको हम लोग डायमेंशनल मेथड के हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप हम लोग को रिलेशन लगाना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग का टाइम पीरियड है वो कुछ कांस्टेंट
के टाइम्स लेंथ की पावर x और मास की पावर y, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैं कन्वेंशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मैं ताकि मुझे कन्विंसिंग हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ओके, हम लोग सपोज करें कि जो हम लोग का टाइम पीरियड है वो लेंथ के किसी पावर के प्रोपोर्शनल है, तो मैं लेंथ के पावर x बोल देता हूँ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कुछ पावर के प्रोपोर्शनल, उसको मैं y बोल देता हूँ। और मास के किसी पावर के प्रोपोर्शनल, उसको मैं z बोल देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों पावर को निकाल के ले आऊँ तो हमें पता चल जाएगा कि जो हम लोग का टाइम पीरियड है वो उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एरिया अगर जो होता है, तो एरिया किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर। तो यहाँ पे लेंथ की पावर 2। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी, जो हम लोग फार्मूला भी निकाले हैं 1/2 mv², तो मास की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर 2 इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, और सामने में एक कांस्टेंट होता है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट एज्यूम किए हैं जो हमको पता नहीं है, और ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट है वो डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट, हम लोग जो लेंथ है उसकी पावर कुछ x लिए हैं, हमको पता नहीं है क्योंकि g की पावर कुछ y लिए हैं और मास की पावर z लिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज राइट स्टेप 2, राइट डायमेंशनल फार्मूला। मैं डायमेंशन, तो यहाँ पे आप समझ जाना कि वो डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशन ऑफ ईच क्वांटिटी। ठीक है, तो सारे क्वांटिटी का डायमेंशन क्या क्या होगा हमको ये लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेसिकली क्या होता है, टाइम। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t की पावर 1। अब मैं यहाँ पे इसको अगर m की पावर 0 और l की पावर 0 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसा क्यों किया हूँ, ताकि हम लोग उसको बाद में रिलेट कर पाए। ठीक है, ओके, यहाँ पे k तो हम लोग का डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो l की पावर क्या हो जाएगा, l की पावर x। g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, होता है l t - 2। इसकी पावर क्या हो जाएगा, y। और m की पावर z। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो यहाँ पे m की पावर z, l की पावर यहाँ से x और यहाँ से y, x + y, t की पावर -2 टाइम्स y, और यहाँ से हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब थर्ड स्टेप, और ये हम लोग का फाइनल स्टेप होगा, इक्वेट पावर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सारे पावर को इक्वेट करना है। तो पावर को इक्वेट कैसे करेंगे, यहाँ पे मास की पावर 0 है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पावर ऑफ मास, तो मास का पावर यहाँ पे 0, इधर क्या है z, तो यहाँ से हम लोग क्या आ जाएगा, z = 0। सेकेंड, पावर ऑफ लेंथ, पावर ऑफ लेंथ को इक्वेट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ इधर हमारा हो जाएगा 0 = x + y, तो यहाँ से x = -5। यहाँ पर थर्ड, पावर ऑफ टाइम, तो 1 = -2y, तो यहाँ से y = -1/2। तो पहला रिलेशन यहाँ से आ गया, y = -1/2। अब इसको जब मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करूँगा तो यहाँ से x = -1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हम लोग का इक्वेशन क्या आ गया, यहाँ से हम लोग का आ गया कि जो टाइम पीरियड है वो एक कांस्टेंट k इंटू l की पावर 1/2 और g की पावर -1/2 और m की पावर 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल की अंडर रूट ऑफ एल, और ये हो जाएगा 1 अंडर रूट ऑफ जी, और ये तो एम का कोई हम लोग का रोल होगा नहीं, एम की पावर 0 इज 1। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको अगर मैं अच्छे से लिखना चाहूँ तो t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ओके, अगर मैं इसको हम लोग का जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके साथ इक्वेट करना चाहूँ तो हम लोग का जो ओरिजिनल इक्वेशन आता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। देखो, तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग सेकेंड वाला पार्ट तक तो एकदम आसानी से हम लोग पहुँच गए। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट भले ही हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग को एक मोटा मोटा समझ आ गया कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हम लोग डिपेंडेंस पता है कैसे कैसे डिपेंड करता है, तो उसको डायमेंशनली मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या होता है 2 पाई, इट इज द ओरिजिनल इक्वेशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड ऑल द एग्जाम्पल्स। अगर आपको किसी भी जगह पे अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो या फिर कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन का आपको जो भी PDF है वो इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।